और खबरों में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। मुरादाबाद में पुराने कपड़े के गोदामों में भीषण आग लग गई है, जिससे घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गया है। फायर की टीम की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई है। देखिए, भीषण आग, धुएं का गुबार और चीख पुकार। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की हैं, जहां के भोजपुर थाना इलाके में पुराने कपड़ों के 5 गोदामों में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से ही नजर आ रहा था। घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग इधर उधर भागने लगे। आग की सूचना देने के 25 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं मुरादाबाद प्रशासन अग्निकांड की जांच में जुट गया है। स्थानीय लोगों ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई है। कपड़ों के गोदाम में आग लगी। 8 गाड़ियां यहाँ पे मौके पे हैं और जो आग बुझाने का काम कर रही हैं। कोई भी जनहानि और पशु हानि की अभी कोई सूचना नहीं है। और एबीपी रिपोर्ट में अब बात लपटों के तांडव की कर लेते हैं। राजस्थान के 2 शहरों में बीती रात आग का कहर देखने को मिला है। सिरोही में चलती कार में आग का गोला बन गई ये कार, और कोटा में लपटों ने एक मैरिज गार्डन को अपनी चपेट में ले लिया। क्या कुछ हुआ, देखिए रिपोर्ट। ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार राजस्थान के कोटा में लगी भीषण आग का नतीजा है। घटना एक शादी समारोह के दौरान हुई। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि जब आग लगी तब मैरिज गार्डन में अंदर शादी की रस्में चल रही थी। तभी अचानक स्टेज पर आग लग गई। तेज हवाओं ने लपटों को और भड़का दिया। पूरा मैरिज गार्डन आग की चपेट में आ गया। गनीमत रही कि वक्त रहते लोगों को बाहर निकाल दिया गया। किसी की जान नहीं गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। सिरोही में भी लपटों का कहर दिखा, जब कांडला हाईवे पर एक चलती हुई कार अचानक आग का कोला बन गई। हाईवे पर हड़कंप मच गया। कार में 2 लोग सवार थे, रानीवाड़ा से उदयपुर जा रहे थे। अचानक कार से धुआं उठा और लपटों ने कार के अगले हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते पूरी कार आग में जलकर खाक हो गई। कार सवार दोनों लोग वक्त रहते कार से बाहर कूद गए और उनकी जान बच गई। और चलिए अब खबर बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी की कर लेते हैं। यहाँ पर इस चुनाव की सरगर्मी के बीच कांग्रेस एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जिसके बारे में कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जोश जोश में कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद को कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने कमल के निशान वाली टोपी पहना दी। अब इससे सब हक्के बक्के और सन्न रह गए। देखिए, ये हैं किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, जो बेतिया पहुंचे थे। स्वागत के दौरान शॉल और टोपी पहनाई गई, लेकिन ये कोई आम टोपी नहीं थी। इस पर कई कमल एक साथ छपे थे। वही कमल जो भारतीय जनता पार्टी का निशान है, और इसका एहसास होते ही हड़कंप सा मच गया। पहले तो बड़ी खुशी खुशी सांसद साहब का स्वागत हुआ। शॉल के साथ साथ टोपी पहनाई गई, लेकिन उसमें कमल का चिन्ह था। इसका एहसास होते ही सांसद साहब के सर पर से टोपी उतार भी दी गई, लेकिन तब तक जो होना था वो हो चुका था। इस अप्रत्याशित और शर्मिंदगी भरी घटना के बावजूद सांसद साहब ने बैठक की और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। किस तरह जहां हम लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़के जीते, हर तबके को साथ लेके चलें। आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर मुद्दे पर सांसद साहब बोले, लेकिन टोपी कांड पर कुछ नहीं, जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। और उठे भी क्यों ना, क्योंकि कार्यक्रम कांग्रेस का, सांसद भी कांग्रेस के, कार्यकर्ता भी कांग्रेस के, फिर टोपी कमल वाली कैसे? सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग कांग्रेस की तैयारियों और कार्यकर्ताओं की सतर्कता पर सवाल उठा रहे हैं, तंज कस रहे हैं। और अब बिहार में कांग्रेस के टोपी कांड की बात, अब एमपी में बीजेपी के मंत्री के बदजुबानी कांड की भी कर देते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफी को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। विजय शाह ने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। देखिए, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने इस बयान को लेकर खुद विजय शाह पर एफआईआर का आदेश दिया था। फिर पुलिस को लताड़ा था कि उसने मंत्री पर हल्की धाराएं क्यों लगाई।
इस एफआईआर के खिलाफ विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी सुनवाई में उनकी धूल उड़ा दी। कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसे माफी की जरूरत नहीं, आपने बेकार बयान दिया, आपको पद की गरिमा का ख्याल नहीं, आपको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी, मंत्री का आचरण आदर्श होना चाहिए। अगर आपकी भावना सच्ची होती तो अगर मगर लगाकर खेद नहीं जताते। विजय शाह को फिलहाल राहत बस ये है कि वो फिलहाल गिरफ्तारी से बच गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा। कोर्ट ने ये भी कहा कि वो जांच पर नजर रखेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यों की एसआईटी बना दी है, जिसमें सागर जोन के आईजी प्रमोद वर्मा, विशेष सशस्त्र बल के डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती और डिंडोरी की एसपी वाहिनी सिंह शामिल हैं। एसआईटी सुप्रीम कोर्ट को 28 मई को स्टेटस रिपोर्ट देगी। और गुजरात के वलसाड में संदिग्ध नाव जब्त की गई है। पुलिस ने नाव से 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ अब भी जारी है। देखिए, वलसाड में लैंडिंग पॉइंट समेत समुद्री क्षेत्र में पेट्रोलिंग चल रही थी। इसी दौरान जाफराबाद तट पर एक संदिग्ध नाव देखी गई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। नाव से 3 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एसपी डॉक्टर करणराज वाघेला का कहना है कि वलसाड और जाफराबाद के बीच तट पर एक संदिग्ध नाव मिली है। हालांकि नाव भारत की ही है और उसमें सवार लोग भी वलसाड के रहने वाले हैं। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। इनपुट मिला था जिसमें वलसाड और जाफराबाद के बीच में किसी दरिया में किसी एरिया में एक शंकास्पद बोट मिली, ऐसी हमको इनपुट मिला था, जिसके सिलसिले में हमारे रेंज आईजी प्रेमेर सिंह साहब और कोस्टल सिक्योरिटी तरफ से अलर्ट किया गया। सभी लैंडिंग पॉइंट पे बंदोबस्त हमारा एक्टिव है और ये जो डिटेल्स हमको जो बोट की मिली थी, वैसे सेम डिटेल्स वाली एक बोट शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास नाती ककवाड़ी जो डुंगरी पुलिस लैंडिंग पॉइंट है वहाँ पे आते ही उसको चेक किया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान से तनाव के बाद से ही गुजरात के वलसाड में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। पुलिस समेत दूसरी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। और देखिए, पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब करने के लिए बनाए गए संसदीय डेलीगेशन में 3 डेलीगेशन की आज पहली बैठक होगी। इसमें सांसदों को जानकारी दी जाएगी। वही डेलीगेशन को लेकर सियासत भी चरम पर है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने और दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेश जाने वाले 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडलों में से 3 प्रतिनिधि मंडलों की आज बैठक होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री तीनों डेलीगेशन को ब्रीफ करेंगे। जिन डेलीगेशन की ब्रीफिंग होगी उनमें जेडीयू सांसद संजय झा, डीएमके सांसद कानिमोझी और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में जाने वाले डेलीगेशन शामिल होंगे। इन तीनों प्रतिनिधि मंडलों की विदेश यात्रा 21 से 23 मई के बीच शुरू होगी, जबकि बाकी 4 प्रतिनिधि मंडलों को 23 मई को ब्रीफ किया जाएगा। इन डेलीगेशन को लेकर सियासत भी जारी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि 11 वर्षों तक विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस को गालियां देने और बदनाम करने के बाद अब पीएम को मजबूरन सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विदेश भेजना पड़ रहा है। वहीं अपने सांसद यूसुफ पठान को डेलीगेशन से हटाने के फैसले पर टीएमसी का कुछ और ही तर्क है। They cannot decide the members' name from their own. It is not their choice. It is the choice of the party. If they request me to send someone, we will decide the name and we will tell them. और देखिए, आखिरकार सरकार ने आधिकारिक तौर पर ये बात साफ कर दी कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के सामने ये बात कही, ये बात रखी। देखिए, संसदीय समिति के सामने विदेश सचिव ने एक-एक कर तमाम सवालों का जवाब दिया। सूत्रों के मुताबिक जब सांसदों ने सीज फायर को लेकर सवाल पूछा तो विक्रम मिस्री ने कहा कि युद्ध विराम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने भारत से बिना पूछे सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की और बीच में कूद पड़े। विदेश सचिव ने बताया कि ये भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला था और उसी तरीके से युद्ध विराम का फैसला हुआ है। कुछ सांसदों ने सवाल किया कि क्या भारत के किसी विमान को नुकसान पहुंचा, तो मिस्री ने कहा कि ये गोपनीय जानकारी है, इसे साझा नहीं कर सकते।
सांसदों ने विदेश मंत्री के उस बयान पर भी सवाल पूछा कि हमले की पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी क्या। इस पर मिस्री ने कहा कि बयान का गलत मतलब समझा गया। विदेश मंत्री ने जो जिक्र किया था वो ऑपरेशन सिंदूर से पहले का था। पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर हमले की धमकी पर मिस्री ने कहा कि इसकी कोई जानकारी नहीं थी, ये पूरी तरह कन्वेंशनल युद्ध था। और वीडियो सबूत के साथ भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नापाक साजिश का भी भांडाफोड़ किया है। सेना ने बताया कि पाकिस्तानी फौज का निशाना अमृतसर का पवित्र स्वर्ण मंदिर था, लेकिन स्वर्ण मंदिर की तरफ बढ़ रहे हर ड्रोन, हर मिसाइल को आसमान में ही मार गिराया गया। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले ही भारत ने अपने शहरों, मंदिरों और गुरुद्वारों को बचाने की तैयारी कर रखी थी। इसलिए अमृतसर और गोल्डन टेम्पल की रक्षा के लिए भारतीय सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा था। आकाश मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान से आने वाली मिसाइलों को मार गिराने के लिए लगाया गया था। साथ ही L-70 एयर डिफेंस गन भी मोर्चे पर तैनात किए गए थे। It was very nice that the head Granthi of the Golden Temple allowed us to deploy our guns. And it is possibly for the first time in maybe many years where they switched off the Golden Temple lights for the first time, so that we could see the drone coming. I think that's what, the Golden Temple hierarchy realized there was possibly a threat when it was explained to them. They allowed us to deploy guns. हमारी वायुसेना ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस समेत पाकिस्तान के दर्जन भर सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया। ऐसे में अब वहां पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय को रावलपिंडी से कहीं और शिफ्ट करने की चर्चा है। The whole of Pakistan is within range of, so we are absolutely capable from our borders or even in depth where we can take on the entire Pakistan, and the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they are all within range. और देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली में बीजेपी ने सिंदूर यात्रा निकाली। देखिए कुछ तस्वीरें। सिंदूर यात्रा का उद्देश्य भारतीय सेना को सम्मान और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देना था, जिसका आयोजन दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में हुआ। बीजेपी की सिंदूर यात्रा में सीएम रेखा गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत पार्टी के बड़े नेता और सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान सभी के हाथों में तिरंगा था और देशभक्ति के गाने भी बज रहे थे। सिंदूर यात्रा पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, हम सब बहनों की ओर से, देश की महिलाओं की ओर से, देश की सेनाओं को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि वो सरहद पर है, इसलिए हमारा सिंदूर सलामत है। ऐसी माताओं बहनों के चरणों में नमन करते हुए जल थल नभ में पराक्रम दिखाती हुई हमारी सेना का शत-शत नमन। सेना के साथ साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने ये संकल्प लिया कि वो ना देश को झुकने देंगे, ना देश को टूटने देंगे। और ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को ऐसी मार मारी जो उसकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। लेकिन वो बारूदी जवाब हिंदुस्तान की सरजमी पर जहां से दिया गया था, वहां एबीपी न्यूज की टीम पहुंची, आपको ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि कैसे अपनी जान हथेली पर लेकर हमारे जाबाज सैनिकों ने एक से बढ़कर एक घातक हथियारों और बेहिसाब हौसलों के साथ पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है, उसे धूल चटाई है। एबीपी न्यूज उस जगह पहुंचा जहां से पाकिस्तान को ऐसा प्रचंड बारूदी जवाब दिया गया, उन रणबंकरों को सलाम किया गया जिनके अदम्य साहस और अद्वितीय शौर्य की बदौलत हमारा देश महफूज है। ऑपरेशन सिंदूर में सरहद पार हिंदुस्तान ने किस तरह पहलगाम के बदले से भरा बारूद बरसाया, ये दुनिया देख चुकी है, जान चुकी है। लेकिन जिस जगह से पाकिस्तान की गोली का जवाब गोलों से दिया गया, वो जगह आप आज पहली बार देखने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम भारतीय सेना की उन फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंची जहां से पीओके में टेरर कैंप और उन्हें चलाने वाली पाकिस्तान की फौजी चौकियों को निस्तेनाबूद किया गया। भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन कायर पाकिस्तान कब बुजदिली दिखाते हुए फायर कर दे,
किसी को नहीं पता। यही वजह है कि फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचने से पहले एबीपी न्यूज की टीम को सेना ने बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनने के लिए दिया। एबीपी न्यूज इस वक्त पहुंच चुका है एलओसी पर जहां पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के जो आतंकी कैंप थे, लश्कर तैयबा के कैंप थे, टेरर लॉन्च पैड से, और पाकिस्तानी सेना के जो सीज फायर वायलेशन यानी कि युद्ध विराम उल्लंघन हुआ था उसके खिलाफ जो कार्रवाई की भारतीय सेना ने, अटैक किया। तो यहाँ हम जब पहुंचे हैं तो यहाँ पर आर्टिलरी जो रेजिमेंट है भारतीय सेना की एलओसी पर, जिसने एक के बाद एक इतने धावे बोले पाकिस्तानी सेना पर, यानी कि उनके ऊपर इतने गोले दागे कि पाकिस्तानी सेना ने अपना दम ही तोड़ दिया। इस वक्त हम हैं कुपवाड़ा सेक्टर में हैं, जहाँ पर जो भारतीय सेना है उसकी जो आर्टिलरी रेजिमेंट है उसकी यहाँ पर ये दिखे, इसी तरह से ये सारी गन्स यहाँ पर लगी हुई हैं, जिन्होंने यहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ ये तोप से जो गोले दागे थे। ये अलग अलग तरीके की तोप हैं जो कि इस भारतीय सेना की रेजिमेंट में है। यूँ तो हमारे सैनिकों का जोश हमेशा हाई रहता है और तैयारी भी पूरी रहती है, लेकिन पाकिस्तान को एक बार फिर धूल चटाने के बाद जोश और बढ़ गया है, साथ ही सतर्कता और तैयारी भी। भारतीय सेना की हर चौकी पर, अग्रिम चौकी पर, फॉरवर्ड पोस्ट पर, जहां पर भी एलओसी पर जाएंगे तो एक ही नारा लिखा हुआ है, आज मुकाबला होगा। आज मुकाबला इसलिए होगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारतीय सेना ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ 10 मई को अपनी जो फायरिंग थी उसको रोका था, यानी कि जो मिलिट्री टकराव था उस पर विराम लगाया था, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी भी जारी है। सर्विलेंस अभी तक लगातार जारी है। भारतीय सेना की जितनी भी तोप हैं उनके मुंह सीधे एलओसी की तरफ खुले हुए हैं कि जैसे ही अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की, हिमाकत की, तो उसको जो है यहीं पर मार गिराया जाएगा। और उसी के लिए ड्रिल जो है भारतीय सैनिक जो हैं वो आर्टिलरी रेजिमेंट है वो यहाँ पर इस जगह पर जहाँ अभी हम फॉरवर्ड लोकेशन पर एलओसी पर हैं वहाँ पर वो ऐसी ही अपनी ड्रिल कर रहे हैं, ताकि जैसे ही एक आदेश मिलेगा सेना की तरफ से, हेडक्वार्टर की तरफ से, सरकार की तरफ से, वैसे ही दुश्मन पर ठीक वैसी ही टूट पड़ना है जैसे कि कोई शिकारी अपने शिकार पर टूट। यहाँ अलग अलग तरह की फील्ड गन तैनात हैं जो दुश्मन पर काल बनकर बरसती हैं, इसलिए उन्हें नाम दिया गया है भवानी, ज्वाला, रणचंडी, जिनके साथ हमारे जाबाज सैनिक अपने रण कौशल को धार देने के लिए रोज बेहद सख्त ड्रिल को अंजाम देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार कोई मीडिया चैनल यानी एबीपी न्यूज़ पहुंचा है एलओसी पर, क्योंकि एलओसी पर सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाका है कश्मीर घाटी से सटी हुई एलओसी, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी चिनार कोर की है भारतीय सेना की, जो श्रीनगर में तैनात रहती है। और इसी तरह से जो भारतीय सेना की तोप हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस आर्टिलरी रेजिमेंट में, ठीक वैसे ही जगह जगह पर ये हम लोकेशन नहीं बता सकते हैं सुरक्षा कारणों से कि कहाँ पर इस वक्त है। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि कुपवाड़ा सेक्टर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर ये तोप जो है लगी हुई हैं। आप देखेंगे कितनी संख्या में तोप जो है लगी हुई हैं और कितनी जल्दी सैनिक तैयार हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 10 तो ठीक इसी लोकेशन पे हमें दिखाई दे रही हैं, ये तोप दिखाई दे रही हैं। अलग अलग तरीके की तोप है और देखिए सबका नाम देखिए, किसी पे ज्वाला लिखा हुआ है, किसी पर भवानी लिखा हुआ है, किसी पे रणचंडी। ये इसीलिए है क्योंकि भवानी की तरह, रणचंडी की तरह और ज्वाला की तरह ये तोप जो हैं टूट पड़ती हैं दुश्मन पर, उस राक्षस पर जिसने अंजाम दिया कश्मीर के पहलगाम नरसंहार को। कैमरामैन राजेश के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, एलओसी फॉरवर्ड पोस्ट, कश्मीर। और एबीपी न्यूज की टीम जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जिस जगह पहुंची वो जगह बेहद अहम और संवेदनशील है, क्योंकि इसी जगह से भारतीय सेना ने 20 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचाया और वहां मौजूद उनके सरपरस्त 60 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों को भी ढेर किया था। एलओसी पर पैनी और चौकस निगाहों के साथ, सधे हुए कदमों के साथ बढ़ते ये माँ भारती के वो सपूत हैं जिन पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। हर सैनिक अपनी अपनी जगह पर मुस्तैदी से तैनात है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है ताकि हर नापाक साजिश को नाकाम किया जा सके, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अगर सरहद पार से जरा भी हिमाकत हुई तो हमारे ये शूरवीर पलक झपकते ही सरहद पार बारूदी सुनामी ले आएंगे। भारतीय सेना का पराक्रम दिखाने के लिए एबीपी न्यूज़ पहुंच चुका है फॉरवर्ड पोस्ट पर। और फॉरवर्ड पोस्ट भारतीय सेना की ऐसी जहां पर कटीली तार यानी फेंस, एलओसी फेंस एकदम हमारे बिल्कुल करीब है और उसके ठीक सामने यानी 400 मीटर की दूरी पर है पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाला कश्मीर यानी कि POK
POJK या POIJ जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक सामने लीपा वैली है। लीपा वैली जो कि बहुत ही नोटोरियस है अपने टेरर लॉन्च पैड्स के लिए। आधा दर्जन से भी ज़्यादा टेरर लॉन्च पैड्स यहाँ पर हमेशा रहते हैं। पाकिस्तान की जो सेना के अंतर्गत जो चलती है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी चलाती है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारतीय सेना ने 2 टेरर लॉन्च पैड ऐसे थे जो इस सेक्टर में तबाह किए गए, जहां पर 7 से 8 आतंकी मारे गए थे, क्योंकि बाकी टेरर लॉन्च पैड से आतंकी जो था डर कर मार के भाग गए थे। 6 और 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के जो 9 अड्डे नेस्तनाबूद किए थे, उनमें से 2 कैंप इस सेक्टर के सामने थे। मुजफ्फराबाद में ये दोनों कैंप लश्कर तैयबा के आतंकियों के थे। नाम था सवाई नाला और सैयदना बिलाल, जहां कम से कम 15 आतंकी मारे गए। और ये जो सेक्टर है, यहाँ पर लगातार इसी तरह की जो सुरक्षा है, हमारे जो इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर करते हैं अपनी। जैसे ये एक गन है, ये इनके हथियार हैं, चाहे AK-47 हो, स्मॉल आर्म्स हो या फिर रॉकेट लॉन्चर्स हो। AK-47 ये जो MGL है, ये ग्रेनेड लॉन्चर है, ये भी इनका इस्तेमाल बंकर्स के खिलाफ किया जाता है, जैसे रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ड्रोन्स के जरिए भी सर्विलेंस की जा रही है इन इलाकों की, कि कहीं से भी, क्योंकि यहाँ पर बैट एक्शन का यानी बॉर्डर एक्शन टीम, जो पाकिस्तानी SSG कमांडोज और आतंकी मिलकर हमला करते हैं, वो उसका डर तो रहता ही है। उसके साथ साथ घुसपैठ के लिए भी ये सैनिक जो है हमेशा यहाँ पर तैयार रहते हैं। यहाँ पर इस कुपवाड़ा सेक्टर में, तंगधार सेक्टर में, जो कि बहुत ही संवेदनशील सेक्टर माना जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच। जिस भारतीय सेना की चौकी पर ABP न्यूज की टीम पहुंची, इस पर भी हमले की कोशिश की गई, लेकिन करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस इन्फेंट्री चौकी के शूरवीरों ने हर नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। ऐसे ही गोले पाकिस्तान की गोलियों के जवाब में दागे गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की थी, तो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर भी हमला करने की कोशिश की गई। हालांकि पाकिस्तान का कोई भी यहाँ पर जो गोला था या फायरिंग थी वो यहाँ करने लगी। यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी, ये कुपवाड़ा सेक्टर का बंकर जो है अनडिस्क्लोज लोकेशन है, हम बता नहीं सकते कौन सी लोकेशन है, लेकिन यहाँ से जब इस पाकिस्तानी सेना की तरफ से कार्रवाई हुई तो भारतीय सेना ने यहाँ से अपने जो मोटार्स हैं, फायरिंग तो की स्मॉल आर्म से, मोटार से भी यहाँ से उन पर निशाना दागा। यहाँ पर सामने, ठीक सामने जो पाकिस्तानी चौकियां हैं, उन पर इन मोटार से दागा गया। जो अभी यहाँ पर जो सैनिक खड़े हुए हैं, यहाँ उस वक्त ये तैनात थे यहाँ पर। इस चौकी से पाकिस्तानी फौज की चौकी की दूरी महज 400 मीटर है, जिसके पास ही आतंकियों के ठिकाने थे, जिन्हें तबाह कर दिया गया, और उन्हें कवर फायर देने वाली पाकिस्तानी फौज की चौकियां भी भीषण गोलाबारी में ध्वस्त कर दी गयी। इस वक्त हम भारतीय सेना के एक बंकर में है, जो फॉरवर्ड पोस्ट पर है कुपवाड़ा सेक्टर में। और यहाँ इस बंकर में जो ठीक सामने, क्योंकि POK है, पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाला कश्मीर है, तो यहाँ पर इस बंकर में जो 2 सैनिक हमेशा अपने हथियारों के साथ हमेशा तैयार रहते हैं, इसीलिए कि कहीं पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत ना हो जाए। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इसी पोस्ट से, इसी बंकर से भारतीय सेना ने जमकर जो है गोलाबारी की थी, पाकिस्तान की चौकियों पर की, उन्हें बर्बाद किया। पाकिस्तानी सेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 64 सैनिक जो है पाकिस्तानी सेना के सिर्फ इस सेक्टर में, यानी कि जो कश्मीर से सटी हुई LOC है, उसके ठीक सामने जो POK है, वहाँ पर जो पाकिस्तानी सेना की जो चौकियाँ हैं, वहाँ पर 64 सैनिक मारे गए। 100 के करीब 96 तो गिनती हो चुकी है, 96 सैनिक घायल हुए थे पाकिस्तानी सेना के। यहाँ तक कि जो उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर भी यहाँ से हमला किया। हमारी सेना ने इस पोस्ट से पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर इतनी भीषण गोलाबारी की, पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर वहां से भाग खड़ा हुआ, एक मस्जिद में छिपकर अपनी जान बचाई, जिसका रेडियो मैसेज भारतीय सेना ने इंटरसेप्ट किया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।